चलो देखो लास्ट टर्न पे ये देखे बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपने ये कहा स्टार्टिंग में, या जैसे पिछले चैप्टर में आपने मूविंग चार्जेस में ये पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नॉर्मली अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। कितना बनती है उसके लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ किया। फिर अलग अलग वायर के लिए, स्ट्रेट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, सेमीफाइनाइट के लिए, सर्कुलर के लिए, सबके लिए अलग अलग तरीके से निकाले। मतलब कुल मिला के पिछले चैप्टर में आपने एक काम किया कि कंडक्टर के अंदर आप करंट पहले से फ्लो करा रहे थे और उसके चारों तरफ करंट बन रही थी, ये काम आप पहले करके आए। इस चैप्टर में आपसे ये सवाल किया गया या ये प्रैक्टिकली फैराडे से पूछा गया कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। अगर हम कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा के उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के उसके अंदर करंट बना सकते हैं या नहीं। ये बात फैराडे से पूछी गई। फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर करंट बन जाएगी। ये स्टेटमेंट अभी भी पूरा सही नहीं है। किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा आपको। खाली मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो करंट नहीं बनेगा। तो स्टेटमेंट पूरा सही करो, किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हैं तो उसमें करंट बन जाएगी। थोड़ा सा स्टेटमेंट फिर सही करो। इसमें जो करंट बनेगी वो एक्चुअल वो करंट नहीं है जो आप पिछले चैप्टर पढ़ के आए हैं, क्योंकि सेल और बैटरी के द्वारा निकला हुआ करंट दूसरा होता है। यहाँ जो करंट आप बना रहे हैं वो करंट दूसरा है। तो क्योंकि ये करंट बिना सेल और बैटरी के निकला है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से निकला है, दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो फिर लाइन को पूरा सही किया गया। किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट या पहले एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ से जनरेट होने की वजह से वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। चीज़ों को और पढ़ी गई और धीरे धीरे क्लैरिफाई किया गया, तो हमें ये पता चला कि इंड्यूस्ड करंट को लेकर आया कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, और फ्लक्स आया मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब फील्ड आएगा आपका जनरली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से अगर सर्किट क्लोज हो गई तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ये बेसिकली ये फर्स्ट हाफ में पढ़े थे। फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। फिर फैराडे ने अपना 2 लॉ प्रपोज किए थे। पहले में उन्होंने क्या कहा था, पहले लॉ में उन्होंने क्या कहा था, अभी जो पढ़े परसों फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या प्रपोज किया था, अभी तो परसों पढ़ा के भेजे, तो क्या भेजे थे? पहले में उन्होंने ये कहा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये बेसिकली वो मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट था कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए, आप एरिया चेंज करिए, आप एंगल चेंज करिए तो आपको मिल जाएगा। सेकेंड लॉ में इन्होंने प्रपोज किया, या सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता जाएगा। तो उसी बेसिस पे उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर। जितना ज़्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे, फाई जितना चेंज करोगे उतना ज़्यादा उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता जाएगा। ये सब कहानी चल ही रही थी, अच्छी खासी चल रही थी कि उसमें एक गलती कह सकते हो या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, एक चीज़ उसमें नोटिस की गई। हमने ये चीज़ नोटिस किया, करंट इंड्यूस तो हुआ लेकिन कुछ देर के बाद वो करंट धीरे धीरे या तो टाइम के साथ वो घट जा रहा है या तो टाइम के साथ वो बढ़ जा रहा है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जो अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से, एक फिक्स कांस्टेंट से ही चेंज कर रहे हैं। तो ये अचानक या तो करंट बढ़ जा रहा है या तो करंट घट जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तब इसको डिटेल ऑब्जर्व किया था लेंज ने। ये लेंज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और उन्होंने लॉ प्रपोज किया। पहली बात तो ये मान के चलो, लेंज लॉ एक सीधे सीधे दिमाग में रखो। जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था लॉरेंज फोर्स, याद है किसी को? लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जब आप सम कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता था QE और मैग्नेटिक फोर्स होता था QVB। दोनों को आप सम कर दोगे तो लगने वाले चार्ज पे टोटल, तो वो लॉरेंज फोर्स था। क्योंकि कंफ्यूजन होती है, लॉरेंज और लेंज में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्लियर रखिएगा।
लेंज ने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक चीज़ ये दिखी मिली कि हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख तो रहे हैं, उसके अंदर करंट बन तो रहा है, लेकिन वो समय के साथ करंट में चेंज हो जा रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अच्छा, नॉर्मली जो मैंने करंट बनाया है ये करंट एक्चुअल ये करंट नहीं है। आप प्रैक्टिकली बताइए, आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है वो इनसाइड प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अगर आपको डायरेक्शन पता करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो आप अंगूठा कहाँ रखिए, तो कर्ल फिंगर आपको किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन बता देगा। इसका मतलब है जो करंट का डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या है इसमें? क्लॉकवाइज। यानी कि एक्चुअल जो इसमें करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। अब क्या है, हम क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बार बार कर रहे हैं चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कर रहे हैं इंक्रीज। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को बार बार बढ़ाएंगे, बार बार इंक्रीज करते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से क्या फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। रिलेशन याद रखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो फिलहाल हमने ये जो सेटअप रेडी किया, मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसमें कंडक्टर रखा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ा, और फ्लक्स के बढ़ने से या चेंजिंग फ्लक्स की वजह से वहां क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्योंकि सर्किट क्लोज था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या आ गया? इंड्यूस्ड करंट। अब जैसे ही ये इतना जनरेट हुआ, हम देखे कि कुछ देर के बाद तुरंत फाई डिक्रीज होने लगा। मतलब जो फ्लक्स अभी बढ़ रहा था वो फ्लक्स अचानक से डिक्रीज होने लगा। तब यही समझ नहीं आया कि अभी तो फ्लक्स बढ़ रहा था तो ये फ्लक्स डिक्रीज क्यों होने लगा। तो एक्चुअल में लेंज लॉ ये एक्सप्लेन किए थे कि जब भी देखो अगर ऐसा ना होता तो आप प्रैक्टिकली सोचो, सेल और बैटरी की तो फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो खाली मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट बना लेते हैं। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहो, फ्लक्स बढ़ता रहेगा, करंट बनता रहेगा, तब तो सेल और बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं सेल आपको यूज नहीं करना है। आप बस ऐसा सेटअप तैयार कर दीजिए कि जहां पर हर बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे, आपको करंट 24 घंटे सप्लाई होता रहेगा, आपको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। बट क्योंकि नेचर में ये रूल पॉसिबल नहीं है, तो इसका नेचर ने रिवर्स लगा दिया तुरंत। आप ये करंट आपने बनाया तो, लेकिन वो करंट कुछ देर के बाद घटना शुरू कर देगा। यानी कि लेंज ने ये एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाएंगे तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, लेकिन एट अ सर्टेन उसी टाइम पे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी कॉज को अपोज करेगा। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सन किल्स फादर, जिससे वो पैदा हुआ है वो उसी को अपोज करेगा, वो उसी को मारेगा। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो अपने ही पिता को मार देते थे ताकि उन्हें राजगद्दी, राज सिंहासन उन्हें मिल जाए, क्योंकि राजा के बाद गद्दी पे कौन बैठता था? उनका बेटा ही बैठेगा। तो अब वो जब मरेंगे तब वो बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले के टाइम पे ये करते थे कि डायरेक्ट पहले अपने पिता को ही मरवा देते थे ताकि सिंहासन पे डायरेक्ट बैठ जाए। तो इसमें एक्चुअल लेंज लॉ इसी नाम से फेमस है, सन किल्स हिज फादर। जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। अब इसको प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, भाई फील्ड इंक्रीज होगी तो फाई इंक्रीज होगा तो ईएमएफ बनेगा। तो तुरंत जब ये इंक्रीज होगा तो उसको देखा नहीं जाएगा, वो ऐसा कुछ करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाए और करंट उल्टा हो जाए। नॉर्मली आप देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो करंट का डायरेक्शन कैसे है? इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे चलना चाहिए, मतलब करंट इसमें किस डायरेक्शन में चलेगा? करंट इसमें किस क्लॉकवाइज चलेगा। लेकिन हमने क्या देखा, जब इसमें करंट क्लॉकवाइज चला, तो कुछ देर के बाद, क्योंकि करंट ज्यादा देर तक क्लॉकवाइज नहीं चल पाया, कुछ देर के बाद इस करंट की वैल्यू को अपोज करना स्टार्ट कर दिया गया। और इसको अपोज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा उतना करंट इसमें क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और ये उसको पसंद नहीं कि करंट बढ़ता ही जाए, तो इसको अपोज करना है। अब इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर किधर होना पड़ेगा? अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। आपको इस बढ़ते हुए करंट को रोकना है, तो बढ़ते हुए करंट को रोकने के लिए करंट को कौन लेकर आता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा करिए, तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कर दूं, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, अगर ये फील्ड बाहर आया तो करंट का डायरेक्शन तुरंत क्या हो जाएगा?
उल्टा हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा अपना डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में कर लेगा, एंटी क्लॉकवाइज में कर लेगा, ताकि पहले से जो करंट वहां प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को वो क्या करने लगे, कम करने लगे। यही लेंज लॉ ने कहा था कि जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको तुरंत अपोज करना। अगर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होती तो फाई डिक्रीज हो रहा होता, तो फाई डिक्रीज होता तो फाई तुरंत क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता। क्योंकि देखो डिक्रीज करेगा तो वो उसको क्या करवाएगा, और अगर इंक्रीज करेगा तो उसको मतलब बहुत बढ़ने भी नहीं देगा। और बहुत होते हैं ना गार्जियन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे तो तब भी संभालेंगे आपको कि ज़्यादा वहाँ गिर मत जाना, और बहुत डाउन हो जाओगे ज़िंदगी में तब भी वो आपको मोटिवेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो आपको। सेम वही है लेंज लॉ, घटेगा तो बढ़ाने का काम कर देगा, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो तुरंत उसको, घर में स्टेबलाइजर का भी काम यही होता है। पहले लगता था वोल्टेज को फ्लक्चुएट करता है ना स्टेबलाइजर, अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो स्टेबलाइजर तुरंत वोल्टेज को क्या कर देता है, और अगर बहुत कम वोल्टेज हो गया तो तुरंत स्टेबलाइजर वोल्टेज को। बस सेम काम वही करता है कि अगर आपका फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फाई इंक्रीज होगा, करंट बढ़ेगा, कुछ देर के बाद वो उसका अपोज करेगा और उसके रिवर्स डायरेक्शन में वो करंट दौड़ाना शुरू कर देगा, ताकि जो पहले से करंट है उसको वो क्या कर ले, अपोज कर ले। तो एक्चुअल जो करंट कंडक्टर में फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ आया? यही पीछे स्टेटमेंट आपने एक लाइन लिखी थी जो फराडे ने बोला था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। वो माइनस जो आपने लगाया है वो एक्चुअल यही माइनस था, उसी माइनस को क्लियर लेंज ने कर दिया था कि वो माइनस यही कह रहा है कि जिससे वो प्रोड्यूस होकर आया है उसी को वो अपोज करेगा। वहां जो लाइन लिखे थे माइनस वाले में लिखे थे, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है उसकी चेंज, किसके चेंज से, फ्लक्स के चेंज से, वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करेगा। मतलब जिसकी वजह से वो बन रहा है वो उसी को अपोज करेगा। जो तुम्हारा साथ दे रहा है, जो तुम्हारे सक्सेस में साथ दे रहा है, तुम हमेशा उसी का अपोज कर रहे हो। यही फ्लक्स उसको बढ़वा के करंट बढ़वा रहा है, और ये उसी फ्लक्स को ही घटवा रहा है जानबूझ के। तो एक्चुअल में फराडे ने जो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया था, उस नेगेटिव साइन को क्लियर कट एक्सप्लेन लेंज ने कर दिया था कि जो भी फ्लक्स बढ़ेगा उस फ्लक्स को तुरंत ये घटवा देगा। अगर फ्लक्स कंडक्टर में घट रहा है तो उसको ये क्या करवा देगा, बढ़वा देगा। समझ आया? क्लियर हुआ? आया? ठीक। अब उसके बाद चीज़ें और आगे बढ़ती गई, और जैसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा रजिस्टर, इसके पहले वाले में आपने पढ़ा रजिस्टर, फिर आपने उससे रिलेटेड पढ़ा रेजिस्टेंस। तो बस अब सेम एक डिवाइस है आपके पास, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। अच्छा, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा रजिस्टर तो रेजिस्टेंस, फिर आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। अब सेम आपको तीसरा पढ़ना है इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। तीनों चीजों में पहले एनालॉजी क्लियर रखिए। सबसे पहले होता है आपने जो पढ़ा दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल है। सेकंड आपने पढ़ा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल आपने ये बोला। और थर्ड आपके पास आता है इंडक्टर, उसका सिंबल ये है, दैट इज आई। सिंबल क्लियर रखो। रजिस्टर के केसेस में आपने वहां बोला रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के केस में आपने बोला कैपेसिटेंस, और इंडक्टर के केस में आप बोलोगे इंडक्टेंस। तो पहले एनालॉजी क्लियर रखो। अच्छा, रेजिस्टेंस का काम बेसिकली होता था कि वो चार्ज के फ्लो को रोकेगा। कैपेसिटेंस में जनरली काम होता था ये एनर्जी को स्टोर करता था, जरूरत पड़ने पर डिलीवर कर देता था। इंडक्टर या इंडक्टेंस का काम होता है कि ये बुरे वक्त में साथ देगा और अच्छे वक्त में साथ छोड़ देगा। मतलब डाउन हो गए तो इंक्रीज करवा देगा, और इंक्रीज हो गए तो डाउन करवा देगा। मतलब मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। तो ये बीच वाली स्थिति है, इंडक्टर के साथ ये है। ठीक है, तो अभी वो क्लियर कट वहां समझाएंगे, बट पहले क्लियर कट लो। ये रोकेगा पूरा, ये सर्किट में एक चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, ये चार्ज को स्टोर कर लेगा, इसका काम स्टोरेज का होता है। और ये ज्यादातर आपके चार्ज को दौड़ाएगा, तो जब दौड़ाएगा तो बढ़ेगा तो उसको देखा नहीं जाएगा, तो तुरंत उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, तो ये तीनों डिफरेंसेस में याद रखिएगा, इंडक्टर,
कैपेसिटर, रजिस्टर, रजिस्टर के साथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के साथ कैपेसिटेंट, इंडक्टर के साथ इंडक्टेंस, क्योंकि अगला चैप्टर आपका एसी है और एसी में तीनों आएंगे भी, एलसीआर, उसमें एलसीआर सर्किट अभी मिलेगा आपको, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर आपको सब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर इंडक्टर के लिए ज़्यादातर जो सिंबल यूज़ किया है वो एल यूज़ किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर के लिए आर, कैपेसिटर के लिए सी और इंडक्टर के लिए एल यूज़ किया जाता है, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक। अच्छा, दो चीज़ें इसमें फिर और आई, मतलब हमने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करते गए तो हमने एक चीज़ और नोटिस किया कि जब हम कंडक्टर ले रहे थे तो हमने कंडक्टर में जब हमने करंट फ्लो कराया तो कंडक्टर के अंदर ये घटना खुद हो रही थी। एक चीज़, जब कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ रहा है, अचानक से उसके अंदर करंट घट रहा है, घटते चला जा रहा है, और जब कंडक्टर या सर्किट उसके अंदर कंडक्टर करंट लो हो रहा है, अचानक से उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उसमें कोई मदद नहीं कर रहा है, वो खुद ही बढ़ते हुए करंट को डाउन कर रहा है और डाउन हुए वाले करंट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये तब हो जाएगा जब आपने अपने सर्किट में किसको इंट्रोड्यूस करवाया होगा, इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कराया होगा, और ये खुद हो रहा है। इसीलिए यहां से पहला निकाला गया, डेट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको बोला गया सेल्फ इंडक्टर। तो सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर करंट को इंट्रोड्यूस तो करवाएगा, लेकिन जो भी करंट उसमें आ रहा होगा, अगर वो इंक्रीजिंग करंट होगा तो उसका अपोज करेगा और उसको तुरंत वो क्या करवा देगा, डिक्रीज, और या डिक्रीज करवा देगा तो या तुरंत या उसको क्या करवा देगा वो। यानी कि कहीं कहीं आप ये बताइए, कहीं कहीं ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लग रहा है, इनर्शिया, स्टेट को अपोज कर रहा है ये। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो उसके मोशन को अपोज कर रही है, इनर्शिया अपोज कर रही है, मोशन में नहीं आने दे रही है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने नहीं दे रही है, मतलब कुल मिला के अपोज कर रही है। सेम वही काम यहाँ हो रहा है। अगर इंडक्टर में करंट बढ़ा तो इंडक्टर तुरंत उस करंट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, और अगर इंडक्टर में करंट घट रहा है तो तुरंत उस करंट को इंडक्टर क्या करवा देगा, बढ़वा देगा। तो इंडक्टर बेसिकली एक सपोर्ट का काम करता है किसी भी सर्किट के अंदर। और अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने कुछ नहीं यूज किया और ये खुद ब खुद उसके अंदर हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। समझ आया, ठीक। अब जो फिगर बनाए हो, अच्छा, इसको बेसिकली बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझो। देखो, आपके पास एक सर्किट था, आप अब देखो नीचे वाला नहीं बनाया जाता है, सिर्फ मेन जो है वो बना दिया। आपके पास एक सर्किट था जिसमें मैंने इंडक्टर बना दिया। अब जब मैंने इंडक्टर बनाया तो मैंने इस इंडक्टर के अंदर करंट पास कर दिया, बैटरी और सेल लगा के मैंने करंट को पास कर दिया, बैटरी और सेल लगा के करंट पास कर दिया। अब क्योंकि मैंने बाहर से सेल और बैटरी लगाया है तो मैं लगातार करंट को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, क्योंकि वो मैंने लगाया तो मैं सेल को करंट को इंक्रीज करूंगा। जैसे ही इस इंडक्टर के अंदर करंट इंक्रीज होने लगेगा, तुरंत इंडक्टर उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इंडक्टर को ये मंजूर नहीं है अगर मेरे अंदर से कुछ पास हो और वो बढ़ के पास हो रहा हो तो मैं तुरंत उसका क्या करूंगा, अपोज करूंगा। तो जैसे ही सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज करोगे, इंडक्टर इस करंट का अपोज करना शुरू करेगा, और इसको अपोज वो तभी कर सकता है जब उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट और बना के फ्लो, तो इंडक्टर तुरंत एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देगा, डेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और जो पहले से करंट आ रहा है यानी उसका अपोज ग्रोइंग करंट, जो करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उस करंट को ये क्या करेगा, अपोज कर देगा। सेम काम मैंने क्या है, समय के साथ मैं धीरे धीरे करंट को डिक्रीज कर रहा हूं। तो इंडक्टर तो समझ रहा है ना कि अभी तो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अभी समय के साथ 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, घट क्यों रहा है। तो इंडक्टर समझ जाएगा कि करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये उसका तुरंत अपोज करेगा और तुरंत उसके डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर देगा, ताकि जो करंट घट रहा है उस करंट को वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो इंड्यूस्ड करंट उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा, और सपोर्ट डाइंग करंट, जो करंट घट रहा है उसको क्या कर देगा। अब इसको समझो, जैसे आपके पास इंडक्टर है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको पहले दिया 1 एम्पियर, समय बीत रहा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, समय के साथ इसका करंट धीरे धीरे समय के साथ करंट बढ़ रहा है। इंडक्टर तब तक इस चीज को नोटिस कर चुका होगा कि हमारे अंदर करंट समय के साथ क्या हो रहा है, तो तुरंत बढ़ते हुए करंट को वो क्या करेगा। तो अगर सर्किट मेन सेल से करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उसके तुरंत अपोजिट दौड़ाएगा वो, ताकि उल्टा करंट दौड़े और उसकी वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए।
पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सर्किट में ऑलरेडी 10 एम्पियर का करंट था, लेकिन सर्किट में धीरे 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 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर, वो धीरे 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 करंट घटता जा रहा है और यही ढाल उसका डायरेक्ट। अब जब समय के साथ करंट घटता जाएगा तो इंडक्टर तुरंत उस घटते हुए करंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी वैल्यू बढ़वाएगा, तो उसको अपना इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में रखेगा, उसी डायरेक्शन में रखेगा ताकि उसके करंट को सपोर्ट मिल जाए। तो जो घटता हुआ करंट है, डाइंग करंट है, उसको इंडक्टर सपोर्ट करता है, और जो बढ़ता हुआ करंट है उसको इंडक्टर क्या करता है, माने बहुत बढ़ने भी नहीं देगा और बहुत पूरा जीरो भी नहीं होने देगा, और पूरा टॉप मैक्सिमम मतलब पूरा मैक्सिमम भी नहीं जाने देगा और पूरा मिनिमम भी नहीं होने देगा। वो खाली मैक्सिमम और मिनिमा के बीच में हमेशा उसका क्या दौड़ाएगा, ऊपर नीचे खाली करता, ना तो पूरा हाई होने देगा और ना तो पूरा सर्किट में लो होने देगा, वो ऊपर नीचे खाली करता रहेगा। समझ आया, क्लियर हुआ? ये है बेसिकली इंडक्टर का काम। अभी एसी में पूरा इंडक्टर काम करवाएगा, एसी कहाँ क्या कैसे काम कराएगा वो आएगा। उससे पहले एक चीज और देखो, क्या है यहाँ पे तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है तो अंगूठा अंदर गया तो करंट किधर है, तो एज इट इज क्लॉकवाइज था। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो हमारा करंट क्या करेगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू फराडे सेकंड लॉ, जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होता है उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो फराडे सेकंड लॉ से इंड्यूस, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो ऑटोमेटिक वहां क्या आ जाएगा, और जैसे इंड्यूस्ड करंट आएगा उस इंड्यूस्ड करंट को अपोज करने के लिए तुरंत सर्किट के अंदर लेंज लॉ लगा देंगे, तो लेंज लॉ लग जाएगा। और आई को, क्योंकि यहाँ इंड्यूस करंट धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा, तो लेंज लॉ के हिसाब से तुरंत उस इंड्यूस करंट की वैल्यू को यानी आई को डिक्रीज करना है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर यहां करंट क्लॉकवाइज है तो इसको डिक्रीज करने के लिए करंट को किधर होना पड़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होना पड़ेगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगा, ताकि ये पहले से जो करंट है उसको क्या कर सके, वो डिक्रीज कर सके। समझ आया? तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा, यहाँ आउटसाइड होगा, कि जब ये ऐसे करोगे तभी तो करंट ऐसे आएगा। तो इंड्यूस्ड करंट की रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटसाइड, और जो पहले से करंट प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। समझ आया? ये सब एक दूसरे से रिलेट है, एक भी हिस्सा इसमें हटा और एक भी हिस्सा इसमें अगर चूके पेपर में समझाना बताना लड़खड़ा जाओगे चैप्टर में, क्योंकि सब एक दूसरे लिंक है, कौन सा कहाँ किसके चेंज यूनिट्स क्या बन रहा है, सब एक दूसरे से लिंक है। समझ आया? देखो क्या है कि इंडक्टेंस, जो आपका इंडक्टर होता है, बेसिकली बता दिया कि वो हमेशा ग्रोइंग को अपोज करेगा और डाइंग को हमेशा सपोर्ट करेगा। तो सवाल ये है, अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम इंडक्टर लगा देते हैं तो इंडक्टर के लगाने से टोटल इंडक्टेंस उस सर्किट का कितना होगा। जैसे किसी भी सर्किट में हम जब रजिस्टर लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, सीरीज में जोड़ के R1 + R2 + R3, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R1, तो उसका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना। वैसे ही किसी भी सर्किट के अंदर हम अगर इंडक्टर लगा देते हैं तो उसके अंदर कितना वो पावर जनरेट वो कर सकता है, या कितना अंदर फ्लक्स को वो चेंज कर सकता है, या इंडक्टेंस कितना होगा उस सर्किट का, वो आपको निकालना है इसमें। ठीक, मान लो मैंने एक सर्किट रेडी किया, उसमें इंडक्टर को मैंने लगा दिया, और जो इंडक्टर मैंने लगाया है वो N टर्न कर दिया है। अब देखो कई फिलहाल तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आपको 6 दिख रहा है, बट एक्चुअल जब इंडक्टर बनाया जाता है तो गिना नहीं जाता है, वो मतलब इनफाइनाइट हो गया कि हाँ लगभग बहुत ढेर सारा है। आप ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे इसको हम करंट पास करेंगे, इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो इस एक टर्न में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 कॉइल, एक टर्न में जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो फाई हो जाएगा, अगले वाले में भी फाई लिंक्ड होगा, अगले में भी फाई होगा, इसमें भी फाई, इसमें भी फाई, इसमें भी फाई, तो टोटल फ्लक्स फाई टी, टोटल फ्लक्स एक में कितना हो रहा है, फाई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन, तो एन इंटू फाई, मतलब टोटल फ्लक्स पूरे में कितने हो गए, एन फाई। सोचो अगर उसने एन टर्न ना कहा होता, पेपर में आपसे कह देगा कि 13 टर्न है, तो बताओ कितना होगा, तो यहाँ क्या हो जाता, अगर एक में फाई होता तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाता, 13 फाई हो जाता, क्योंकि एक में अगर फाई है तो 13 में कितना हो जाएगा, 13 फाई। हम यहाँ पे एन टन माने हैं, तो एक में अगर फाई है तो एन टन में कितना हो जाएगा फ्लक्स, एन फाई हो जाएगा, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब एक चीज़ हमने ये नोटिस किया है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का जो चेंजिंग होता है वो करंट के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। करंट जैसे जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, करंट के कम होने से फ्लक्स कम चेंज हो रहा है, करंट के ज़्यादा होने से फ्लक्स,
और करंट के चेंज, करंट कहाँ से आएगा, करंट की फ्लक्चुएशन कहाँ से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड से आएगी। इसका मतलब कुल मिला के करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इंडक्टर है, वो सीधे सीधे डिपेंड किस पे कर रहा है, उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट पे। जितना ज़्यादा उस सर्किट के अंदर आप करंट फ्लो कराएंगे, उतना ज़्यादा उस सर्किट के अंदर फ्लो का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या बनेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, फिर एज अ रिवर्स उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट उतना ज़्यादा ही उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो वहाँ इज इक्वल टू लगेगा और साथ में कांस्टेंट लगेगा। तो एज इट इज़ आपने इंडक्टर यूज़ किया है तो सीधे सीधे उसकी जगह इंडक्टर यूज़ हो गया, एल आई फाई टी। एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, समझ आया। बाकी अब टोटल फ्लक्स, सर्किट का टोटल फ्लक्स कितना था, एन फाई, और टोटल फ्लक्स हमने करंट के बेसिस पर निकाल दिया कितना। इसका मतलब ये भी टोटल फ्लक्स सर्किट का है और ये ऊपर वाला भी तो टोटल फ्लक्स है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ से इंडक्टर की वैल्यू निकाल ली या इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल ली, तो इंडक्टेंस की वैल्यू आई एन फाई अपॉन आई। जितना ज़्यादा टर्न दोगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न आप रखते जाएंगे, इंडक्टेंस उसका उतना बढ़ता जाएगा, मतलब पावर उसकी उतनी बढ़ती जाएगी, वो करंट का अपोजिंग उतना करता जाएगा। फाई, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस करंट बनता जाएगा। और करंट, अच्छा करंट कम रखोगे तो इंडक्टर, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट बनेगा ना तुरंत, इसको जब कम रखोगे तो जब ये कम होगा तो इंडक्टर का काम क्या होता है, डाइंग को सब। तो जब ये घटेगा तो तुरंत ये बढ़ के उस करंट को बढ़वा देगा तुरंत, और जब ये बढ़ेगा तो तुरंत इसको इंडक्टर क्या करवा देगा, वो अपोज करके उसको घटवा देगा। तो अब रिलेशन समझ में आया, उसका काम क्या होता है, ठीक समझ आया, ठीक। उसके बाद आता है आपका यूनिट, बेसिकली कि एल की यूनिट क्या होती है, इंडक्टर की यूनिट एल की यूनिट क्या होती है। तो नॉर्मली याद रखिए वेबर पर एम्पियर होती है, इसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर होती है, अभी आगे और डिसाइड बता देंगे। ऐसा यूनिट इसकी हेनरी है, जैसे रेजिस्टेंस की ओम होती है, कैपेसिटेंस की फराडे होती है, वैसे ही याद कर लो इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है, क्योंकि एसी अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको बार बार हेनरी हेनरी ही लिखना है। आप यूनिट देख के बताओगे गिवन क्या है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो और अगर ओम लिख गया 4 ओम, मतलब समझ जाते हो ना क्या गिवन है, आर गिवन है, आप कहीं अगर लिख दे 4 फराडे, मतलब पता है कि वहाँ के सी गिवन है, ऐसे लिखेगा 2 हेनरी, इसका मतलब आपको यूनिट देख के बताना होता है। फिजिक्स में रूल नंबर 1, क्या गिवन है पहले वो पहचानो, और ये पहचानने के लिए आपको यूनिट पहचानना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 न्यूटन। तो ये यूनिट देख के या बताते हो क्या गिवन है, आपको कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, वो कह देंगे कि सर्किट है इसमें लगा है तो 4 हेनरी हो रहा। अब 4 हेनरी, हेनरी किसकी यूनिट है, इंडक्टर एल की यूनिट है, तो आपको क्लियर होना चाहिए किसकी क्या है, ठीक। इंडक्टर डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न पे, समझा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। हाँ क्रॉस सेक्शन पे भी देखो, ये जितना मोटा कर दोगे, ये जितना मोटा कर दोगे फ्लक्स उतना ज़्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा इंड्यूस कर जाएगा, वो तो एरिया पे डिपेंड करता है कहीं कहीं। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर, आपने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने इस इंडक्टर को किस मटेरियल का बनाया। ज़्यादातर इंडक्टर जो होता है वो हैवी मटेरियल का ही बनाया जाता है, लो का नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या करना है, अपोज करना है। अब किसी चीज़ को अपोज करने के लिए सामने वाला क्या होना चाहिए, मजबूत। किसी का विरोध करने के लिए आप अपने आप में मजबूत होने चाहिए। तो इंडक्टर जब भी बनाया जाता है थोड़े मजबूत मेटल्स का बनाया जाता है, हैवी मेटल्स का बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर आपके पास इंडक्टर है तो हम ये बोल रहे हैं कि इंडक्टर है, उसमें हम करंट दौड़ाएंगे तो उसकी उल्टा इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इससे सेटिस्फाइड हो। इंडक्टर है, उसके अंदर करंट दौड़ाएंगे तो उसके अपोजिट में लेंज लॉ के हिसाब से उसके अंदर क्या बनेगा, इंड्यूस्ड। लेकिन इंड्यूस्ड करंट से पहले क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। वो ईएमएफ कितना होगा वो निकालो पहले। तो इंड्यूस्ड, फराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता था कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कंडक्टर से, उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फराडे के सेकंड लॉ से जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमने इंडक्टर में एन टर्न माना है, उसका टोटल फ्लक्स, तो जितना भी इस इंडक्टर में फ्लक्स, जितना टोटल फ्लक्स इसका चेंज होगा उतना ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता जाएगा कि नहीं। जितना ज़्यादा इसका फ्लक्स चेंज करते जाओगे उतना ज़्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता जाएगा। तो डी फाई डी अपॉन डी टी। अच्छा फाई टी की वैल्यू यहाँ निकाले हो ना,
L इंटू आई, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया। L इंडक्टर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, इंडक्टेंस कांस्टेंट, तो ये बाहर चला आया -L di/dt, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब बेसिकली वही सेम है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोज, वही अपोज को डाउन करेगा, डाउन को बढ़ा देगा, तो वही वो निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर लगा है ना, तो इसलिए वो नेगेटिव है। आपको वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए तो आप मॉड लगा दीजिए, सिंपल आपको वैल्यू पॉजिटिव में गिवन कर देगा। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद इक्वेशन 1, सॉरी, इसको आपने मौला इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से L की वैल्यू निकाल रहे हैं, L यहीं रहने दो, E यहीं पे है, ये पूरा di/dt पूरा टर्म नीचे ले आओ, तो पूरा di/dt टर्म नीचे आया। अब ये गलती ना करना कि di पहले आ गया और dt ऊपर चला गया, ये ध्यान रखिएगा, ये मत गलती करिएगा। ये समझो ऐसे है, ये कैप कौन है उसका, di, और नीचे वाला कौन है, तो ये दोनों सतवें हैं, ऐसे है, तो इसको जब लाओगे तो साथ में ऐसे ई के नीचे आएंगे। ये मत करना di को नीचे ले आया और dt को ऊपर ले, ये दोनों साथ में ही है, तो ये ऐसे साथ में ही ई के नीचे आएंगे, ई के अपॉन में जाएंगे, तो इसीलिए साथ में ई के अपॉन में चला गया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, अगर ये जो हम करंट इस इंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं उसको हम 1 एम्पियर, 1 सेकंड में 1 एम्पियर अगर हम इसमें फ्लो कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करंट है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा करंट हो गया। अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो L किसके बराबर हो गया। इसका मतलब है अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट अगर हम फ्लो करा देते हैं तो सर्किट का जो भी इंडक्टर होगा, जो भी इंडक्टेंस सर्किट का होगा, वही उसका इंड्यूस प्रोड्यूस भी कहलाएगा। मतलब कितना वो अपने अंदर ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर रहा है और कितना उसका इंडक्टेंस है, दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। ये आप निकाल नहीं सकते, तो इसको होशियारी करके ये निकाली गई और इसको जानबूझ के 1 कर दिया गया ताकि इसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इंडक्टेंस की हो जाएगी, जो कि लिखे हो, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the induced EMF in the coil when the rate of change of current through the coil is unity। कि कॉइल में अगर करंट का चेंज यूनिटी में है तो जो भी उसका EMF होगा वही उसका इंडक्टेंस भी कहलाएगा। समझ आया। बाकी उसके बाद फिर यूनिट निकाली गई है, तो यूनिट निकालने के लिए L की यूनिट, E की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, DI की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड चला गया ऊपर तो वो हो गया वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड को ही बोलते हैं वेबर, ये हो गया वेबर पर एम्पियर। तो अभी पीछे बोले थे ना एल की यूनिट क्या बोले थे, वेबर पर एम्पियर, उसी वेबर पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इसमें बॉडी आपकी टच नहीं होगी, या बेसिकली आप कह सकते हो कि बॉडी में एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा। जब कोई डीमोटिवेट होता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, सिर्फ बातों से मोटिवेट कर देते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंटरेक्शन। वो कहा जाता है ना म्यूचुअल, एक बार इंटरेक्शन आप करिए फेस टू फेस सामने। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, हम एक कॉइल में जो करना होगा हम सिर्फ एक कॉइल में करेंगे, दूसरे कॉइल में हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी घटना हम पहले कॉइल में करेंगे उसका रिजल्ट हमको किस कॉइल में दिखेगा, बगल वाले कॉइल में। और इसका, इस टॉपिक का सीधे सीधे ट्रांसफार्मर पर एप्लीकेशन है, पहले बता दे रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। वहाँ आएगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वो काम करता है। अब जब वहाँ आएगा तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ना भूल जाना। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, हम दो कॉइल लेते हैं, एक जो कॉइल होती है जिसमें हम एक्चुअल में करंट दौड़ाएंगे, जैसे ये हमने बैटरी लगा दिया और ये जो कॉइल है इसमें बैटरी लगा दिया और इस बैटरी में करंट दौड़ा रहे हैं, तो जिस कॉइल में आप करंट दौड़ा रहे होंगे उस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी लिखो या 1 डिग्री लिख दो, वो सेम है, बाकी यहाँ की लगा दिया, क्लोज कर दिया। तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट दौड़ रहा है, इससे सटा के एक कॉइल और लगा दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, बस इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर लगा तो उसका एक ही काम होता है, क्या मेजर करना कि इसमें करंट दौड़ा कि नहीं दौड़ा। तो हमने क्या किया, ये प्राइमरी कॉइल था, इसमें करंट दौड़ा दिया, इसको लाके उसके बगल में रख दिया। बगल में रखने के बाद हमने थोड़ी देर बाद देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि इसमें करंट दौड़ा है। अभी इसमें तो कोई बाहर से सेल और बैटरी लगाया नहीं, तो इसमें दौड़ा कैसे। तो हमने फिर पीछे आए कि करंट आया तो करंट को ला कौन सकता है। चैप्टर स्टार्ट हुआ था, करंट सवाल ही पूछा गया था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो
मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें करंट अगर दौड़ा है इसका मतलब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहीं आया होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से वहां क्या इंड्यूस हो गया, एक करंट इंड्यूस। ये ना तो इसके में डायरेक्ट टच में है, ना तो इसमें कोई आपने सेल लगाया है, ना तो इसमें आपने कोई बैटरी लगाया है, बस ये इसके पास रहने की वजह से करंट जनरेट हो गया। दैट्स व्हाई दिस फेनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस रात रहने से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया, इसीलिए उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ध्यान रखना, जो भी करंट प्राइमरी कॉइल में दौड़ेगी, तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट दौड़ेगी तो उसके चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखा होगा कि नहीं रखा होगा। कुछ याद आया? ऐसे मिलता जुलता एक टॉपिक और आप पढ़े थे, याद है? मिलता जुलता एक टॉपिक पढ़े थे ऐसे कि इसके फील्ड में वो रखा होता था, कुछ याद आया? फोर्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टर, अगर सेम डायरेक्शन में रहता था करंट तो अपोज अट्रैक्ट होता था कि रिपेल, और अगर अपोजिट होता था तो, अगर दोनों वायर में, पैरेलल वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल, अट्रैक्ट होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां शायद याद होगा एक वायर में करंट, उसकी वजह से दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड, कुछ याद आया? सेम वही चीज है। इस कॉइल के अंदर आप करंट दौड़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, इस कॉइल के अंदर करंट दौड़ा रहे हो, तो इसके अंदर अगर कॉइल करंट दौड़ रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, वो सेकंड वाला सेकेंडरी कॉइल पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कि नहीं रखा है। अब जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है और करंट बार बार फ्लक्चुएट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे सेकंड लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होते ही सर्किट क्लोज है, क्या जनरेट हो जाएगा, समझ आया? मतलब इसमें जो भी घटना, इसमें जो भी आप करोगे उसका एज इट इज सीधा रिजल्ट आपको इसमें दिखेगा। तो वही लिखे हो, करंट इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल में करंट दौड़ाओगे उस करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने सेकेंडरी कॉइल को रखा है। अगर आप करंट को फ्लक्चुएट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होते ही फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जब चेंज होता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और क्योंकि सर्किट आपका क्लोज्ड है तो तुरंत इस सर्किट में क्या दौड़ जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट दौड़ जाएगा। समझ आया? ये लिख लिया। अब एक लाइन और नीचे लिखो, क्लियर हो जाएगा। लिखो, करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब जो लिख रहे हो उसको समझते भी चलो क्या लिख रहे हो, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। करंट इन प्राइमरी कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन प्राइमरी कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? प्राइमरी कॉइल में जो करंट दौड़ा रहे हो वो अपने अंदर से क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड दिस फील्ड लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू, दिस फील्ड लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू, this field line also passes through secondary coil। और वो जो फील्ड लाइन बन रही है वो किससे पास करेगी, क्योंकि चिपका के ही रखे हो तो सेकेंडरी से पास कर जाएगी। एज अ रिजल्ट इफ करंट चेंजेस, अगर आपने प्राइमरी में करंट को चेंज कर दिया तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट करंट चेंजेस, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूसेस, या एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक हो गया। अब एक चीज और, नीचे स्टार बना लो। अब ये बताओ, जितना मान लो इस करंट को अगर हम I1 बोले, इसको अगर I1 बोल दे क्योंकि प्राइमरी में है, तो प्राइमरी कॉइल में, ध्यान सुनना,
प्राइमरी कॉइल में करंट जितना ज्यादा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा? और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास उतना ज्यादा करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास जितना ज्यादा करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा चेंज होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। समझ आए? चलो नीचे स्टार बना के लिखो। ग्रेटर इज I1, मतलब इसमें ग्रेटर, चाहो तो फिगर में कर लेना I1 इसको। ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी कॉइल, ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी कॉइल। अब अगर मतलब जो लिखे स्टार बना के कि अगर I1 को ग्रेटर कर देते हैं तो क्या क्या होगा प्राइमरी कॉइल में, अगर I1 को बढ़ा देते हैं तो क्या क्या होगा? तो पहला रिजल्ट क्या होगा? पहला लिखो, पहला क्या होगा? मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग, मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग, मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, थ्रू सेकेंडरी कॉइल। तीसरा, अगर फील्ड चेंज होगी तो तीसरा फ्लक्स भी चेंज होगा, तो मोर विल बी फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, मोर विल बी फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। हो गया? अब आप ये बताइए, ये प्राइमरी है 1 वाला है, ये सेकेंडरी है 2 वाला है। इसमें जो भी फ्लक्स चेंज, इसका जो भी टोटल फ्लक्स चेंज होगा, जो भी टोटल फ्लक्स इसका चेंज होगा, वो किसके वजह से चेंज हो रहा है? किस वजह से चेंज होगा? इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से। इसका मतलब है कि टोटल φ2 का मतलब कौन सा? तो इसमें टोटल फ्लक्स, इसका टोटल फ्लक्स जो भी चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? अब वही सेम काम, φ2 टोटल प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या लगेगा? कांस्टेंट। अब बताओ यहाँ कांस्टेंट क्या लगेगा? कॉमन सेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस था तो L आया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो M आ जाएगा, M इंटू वाई। पिछले वाले से मैच किया, वहां क्या आया था? Li आया था, यहाँ Mi हो गया। उतारो। और किसी ने पूछ लिया कि M क्या है, तो M को क्या बोलोगे यहाँ? वेयर M इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां L था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ FM बनेगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी यूनिट वही सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यूनिट जो उसमें थी वही यूनिट इसमें भी रहेगी, वेबर पर एम्पियर। SI यूनिट भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वही रहेगा, हेनरी। और डायमेंशनल फार्मूला में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ फ्लक्स I सब वही है आपका, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा mL² T⁻⁻2 A⁻⁻2, इस पर कुछ चेंज नहीं होगा।
नीचे हेडिंग लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये किस पे करता है डिपेंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन पहला ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, कॉइल की ज्योमेट्री आप कैसे रखते हैं, किसमें कॉइल आप ज़्यादा रखते हैं, प्राइमरी में कॉइल टर्न ज़्यादा रखते हो कि सेकेंडरी में टर्न आप ज़्यादा रखते हो, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा सेपरेशन ऑफ कॉइल एंड ओरिएंटेशन, कॉइल के बीच में कितनी दूरी रखते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना, जितना ज़्यादा दूर रख दोगे उतने चांसेस हैं कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के। और ओरिएंटेशन भी, सेपरेशन ऑफ कॉइल एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, पीछे आपने निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ बोला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर क्या आया था, L इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब आपको वही सेम काम इसमें करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सेकेंडरी कॉइल में। अच्छा, प्राइमरी कॉइल का निकालोगे कि सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का, क्योंकि करंट किस में फ्लो कराए हो, सेकेंडरी में कराए हो। तो नीचे लिखो, ब्लू पेन से या हेडिंग डाल के लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, रेड वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो ईएमएफ भी इंड्यूस किस में होगा, माइनस डी फाई, यहां क्या लिखोगे 2 अपॉन डी टी माइनस डी वाई डी टी। फाई 2 की वैल्यू ये रही m इंटू आई, तो m इंटू आई। अच्छा आई यहाँ, सॉरी यहाँ I1 कर लेना, क्लियर रहेगा ताकि I1, m कांस्टेंट है एज इट इज, m बाहर आ गया तो m, और ब्रैकेट में आपका बचा di1 अपॉन dt, ये निकल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। और अगर सेल्फ इंडक्टेंस में होता तो यही हो जाता, माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाता, यही बस। बाकी मॉड वाला लोगे तो E2 इज इक्वल टू मॉड, ये मॉड में m di1 अपॉन dt, इसको मान लो इक्वेशन 1। वही सेम काम करो जो पिछले वाले में किए थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो m e और di बाई डी टी एज इट इज़ पूरा नीचे चला आएगा जैसे पिछले में आया था। वही सेम काम di1 बाई डी टी को, वही सेम काम करो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट फ्लो करो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस E के बराबर हो जाएगा। जो पिछले में किए हो LL था वहाँ पे, यहाँ पे E हो गया। बाकी एज इट इज सेम रहेगा आपका। जल्दी लिखो, देखता रहता बार बार। हो गया। अब हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहाँ लिखे थे सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, लिखो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस
of the two coils, the mutual inductance of the two coils can be defined as the induced EMF produced in the secondary coil due to unit rate change of current in primary coil। वही बोला है, सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो प्राइमरी में करंट के चेंज होने से ही हुआ है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से AC स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला कर लेना, न्यूमेरिकल जो बचा है वो AC के साथ ही करवाना पड़ेगा इसको। तो AC के साथ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि ट्रांसफार्मर वहाँ आएगा तो कोई इंडिविजुअली इसका न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफार्मर में ही न्यूमेरिकल आपको घुसाया जाएगा उसमें। ठीक, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, रिवाइज कर लीजिएगा। कल से आपका AC स्टार्ट कर देंगे।